हेलो साथियों, आप सबों का नमस्कार। द्वितीय चरण की जनगणना शुरू हो चुकी है, जो प्रपत्र एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से की जा रही है। जनगणना के दौरान हम लोगों को कई सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसमें कुछ मूलभूत सवाल हैं जिनके आंसर जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना जनगणना अधूरी रह जाएगी या हम कह सकते हैं कि वो गलत होगी। जो प्रॉब्लम कई सारे प्रगणकों को आती है, मुझे कई सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं पूछने के लिए कि इसमें क्या होगा। तो कुछ सवालों के लिस्ट हैं जिनके जवाब मैं दूंगा, ताकि प्रगणकों का और कुछ सुपरवाइज़रों का भी जो समस्या है वो हल हो सके। तो एक एक करके हम सवाल को देखेंगे। पहला सवाल है कि प्रपत्र में जो नीचे में सिग्नेचर है वो किसका करवाएंगे, मुखिया का करवाएंगे या किसी दूसरे का भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि जो व्यक्ति गणना के वक्त हमें जानकारी दे रहा है, हम उसका सिग्नेचर करवाएंगे। यदि परिवार के मुखिया वहाँ उपस्थित हैं तो परिवार के मुखिया से दस्तखत करवाएंगे, और उसके पहले जो लिखने के लिए है क्रम संख्या, वो क्रम संख्या हम लिख देंगे। हम जिससे दस्तखत करवाएंगे उसका क्रम संख्या लिखेंगे। यदि परिवार का मुखिया नहीं है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उन्होंने सिग्नेचर किया, तो हम उसका क्रम संख्या लिख देंगे। ये तो हो गया जब परिवार यहाँ उपस्थित है। यदि पूरा का पूरा परिवार टेम्पररी माइग्रेंट हो गया, यानी कि पूरा का पूरा परिवार ही यहाँ से कहीं दूसरे जगह कमाने के लिए, शिक्षा के लिए दिल्ली, पंजाब या किसी अन्य राज्य में चला गया, पहली जनगणना के बाद इस बीच में वो परिवार अपने पूरे बाल बच्चे, पत्नी के साथ दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गया रहने के लिए, उस स्थिति में हम क्या करेंगे? उस स्थिति में प्रगणक अगल बगल से उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर लेकर के उस व्यक्ति को फ़ोन करेंगे, उससे सारा डिटेल लेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि हम उसमें साइन किसका करवाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति का और जिस परिवार का हम गणना कर रहे हैं उस परिवार से कोई भी आदमी वहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो हम इस स्थिति में उस व्यक्ति से पूछेंगे कि यहाँ कोई आपका रिलेटिव है? यदि है तो कौन है जो इस प्रपत्र पर सिग्नेचर कर सकता है? या जो व्यक्ति उसके बारे में वो बताएगा कि फलाना आदमी है, वो मेरे बदले दस्तखत कर देगा बिहाफ में, तो हम उससे दस्तखत करवा देंगे। और वो व्यक्ति रिश्ते में कौन है वो उस कॉलम में लिख देंगे जहाँ पर हम क्रम संख्या भरते हैं। यदि उसकी दादी, चाची, पड़ोसी, मामा कोई अगल बगल रहता है तो हम उससे दस्तखत करवा करके बगल में लिख देंगे परिवार के मुखिया के मामा, परिवार के मुखिया की दादी, यानी कि जो व्यक्ति इसके बारे में जानकारी दिया और सिग्नेचर किया वो व्यक्ति का उस परिवार के मुखिया के साथ ये संबंध है। ये है उस केस में जब पूरा का पूरा परिवार वहाँ नहीं रहता है। इसलिए आप ये ध्यान देंगे कि यदि कोई परिवार पूरी तरह से यहाँ नहीं है, यानी कि यदि सिग्नेचर कोई दूसरा कर रहा है, तो आप अप्रवासी स्थिति में वहाँ 01 नहीं दे सकते हैं, लागू नहीं दे सकते हैं। यदि लागू नहीं दे रहे हैं तो उसी लिस्ट से किसी का सिग्नेचर होना मस्ट है।
दूसरा सवाल है, वही मोबाइल से किए तो क्या होगा, मोबाइल से किए तो किसका सिग्नेचर होगा, ये आप लोग जान गए। तीसरा सवाल है कि यदि इस जनगणना के दौरान जो पहली बार जनगणना हुई उसके बाद दूसरी जनगणना में लोग घट गए, किन किन स्थिति में घट सकती है, किसी की मौत हो गई हो, किसी लड़की की शादी हो गई हो और वो ससुराल चली गई हो, इन्हीं दो परिस्थिति में लोगों का जो नंबर है पहले जनगणना से घट सकता है। तो यदि पहली जनगणना से घट गया हो तो हम क्या करेंगे। यदि किन्हीं की मृत्यु हो गई या कोई यहाँ से चला गया तो जिनकी मृत्यु हुई या जो चला गया उनका नाम प्रपत्र पर नहीं लिखेंगे। प्रपत्र पर यह नहीं लिखेंगे कि इस आदमी की मृत्यु हो गई या नाम लिख करके बगल में मृत्यु हो गई, ये नहीं लिखना है। केवल उन्हीं व्यक्ति का नाम प्रपत्र पर लिखना है जो जीवित है और उस जगह पर है या उस जगह पर जनगणना करवाना चाहता है। जो मृत हो गए या जो परमानेंटली माइग्रेंट हो गए उनका नाम प्रपत्र पर नहीं लिखना है। तो अब बात आती है कि जो ऐप है उसमें पहले से मान लीजिए कि 6 व्यक्ति का डाटा है, हमको परिवार में 6 लोगों को पुराना है, लेकिन अब परिवार में केवल 5 ही व्यक्ति है। तो हम क्या करेंगे, तो जो 5 व्यक्ति है उस 5 व्यक्ति का डाटा हम सही भर देंगे और जैसे छठा नंबर खुलेगा उसमें हम सबसे ऊपर में ही रहता है, उसमें खोलने पर 3 चीज़ आता है, यहाँ रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, जीवित नहीं है। यदि यहाँ रहते हैं क्लिक करेंगे तो ही बाकी 17 कॉलम जो भरने के लिए है वो आएगा। यदि वह व्यक्ति परमानेंटली माइग्रेंट हो गया या किसी लड़की की शादी हो गई, वो ससुराल चला गया, तो उसके में लिख देंगे यहाँ नहीं रहते हैं। यानी कि ऐप में कागज़ पर नहीं कुछ लिखना है, केवल ऐप में डाल देना है कि यहाँ नहीं रहते हैं। जैसे ही हम डालेंगे यहाँ नहीं रहते हैं, आगे का 17 कॉलम जो है वो बंद हो जाएगा, वो नहीं खुलेगा। या किसी की मृत्यु हो गई तो हम उसमें डाल देंगे कि अब जीवित नहीं है, फिर भी उस कंडीशन में भी 17 कॉलम नहीं खुलेगा, वो नहीं मांगेगा, सीधे सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यदि किसी परिवार में संख्या घट गई तो हम ये करेंगे। जब सुपरवाइजर उसको रिव्यू करेगा तो वो देख लेगा कि सही में उस परिवार में व्यक्ति की संख्या घट गई है। अब अगला सवाल है, यदि परिवार में लोगों की संख्या बढ़ गई तो क्या करेंगे। बढ़ किस किस स्थिति में सकता है, तो बढ़ किन किन स्थिति में सकता है ये देखते हैं। परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो गया हो तो परिवार में लोगों की संख्या बढ़ सकती है। शादी होकर के कोई लड़की इस परिवार में आई है तो परिवार में लोगों की संख्या बढ़ सकती है। या उसी परिवार के किसी सदस्य के यहाँ उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई तो वो बच्चा पूरी तरह से यहाँ रहने आ गया तो परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। तो यदि परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई तो हम क्या करेंगे। प्रपत्र में बढ़े हुए लोगों की संख्या हम लिखेंगे, जितने लोग बढ़े हैं। यानी कि मान लीजिए कि पहली जनगणना में हम 5 लोगों का गणना किए उस परिवार में, इस बार लोगों की संख्या बढ़ करके 7 हो गई, तो हम 7 लोगों का प्रपत्र में भरेंगे, जबकि ऐप में केवल 5 ही लोग का लेगा। और जब सुपरवाइज़र के लॉगिन में वो जाएगा तो सुपरवाइज़र उस बाकी 2 लोगों का ऐप में डाटा एंट्री कर देंगे, ऐड मेंबर करके कर देंगे। तो इस तरह से बढ़े हुए लोगों का भी डाटा एंट्री हो जाएगा। अगला सवाल है,
सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कार्यकलाप के कोड में है, अन्य और कुछ नहीं। अन्य नंबर 1 किस में भरेंगे? जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसमें अन्न भरेंगे, नंबर 1। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल, 12 साल, 15 साल के हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो उसमें भी अन्न भरेंगे। ऐसे लोग जो सरकारी सेवा से रिटायर हो चुके हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उसमें भी अन्न भरेंगे। ऐसे लोग जो शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं है, उसमें भी अन्न भरेंगे। तो कुछ नहीं, केवल उन्हीं लोगों में भरना है जो शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने के लिए सक्षम है, काम खोज रहा है, काम की तलाश में है और 4 सप्ताह से उसको काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों में हम देंगे कुछ नहीं। और जो अन्य लोग हैं उसकी आय में एक समस्या आती है, क्योंकि प्रपत्र पर लिखा हुआ है 17 नंबर कॉलम के लिए कि केवल 13 से 13, 14, 15 में ही कुछ नहीं लागू होगा, लेकिन कार्यकलाप जो 12 है उसमें भी बहुत सारे केसेस में कुछ नहीं लागू हो सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा 2 साल का है, उसमें हम अन्न देंगे तो प्रपत्र के हिसाब से तो हमको इनकम दिखाना होगा, क्योंकि प्रपत्र में ऐसा लिखा हुआ है कि 12 तक के लिए इनकम दिखाना है, लेकिन नहीं, उसके हिसाब से जो हो, लेकिन उसमें भी हमको कुछ नहीं ही देना है, क्योंकि उसका कोई भी इनकम नहीं है। यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो विद्यार्थी होगा, पढ़ने के बाद छोड़ दिया और काम भी नहीं कर रहा है तो उसके में भी हम अन्न डालेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी वो लोग करते हैं जिन्हें वेतन मद से पैसा मिलता है, जिनका भविष्य निधि में पैसा कटता है, वो सरकारी नौकरी करते हैं। संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी हो गए, जो प्राइवेट नौकरी कर तो रहे हैं उनका भविष्य निधि में पैसा कट रहा है, वो हो गए संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी। असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी किसी दुकान पर कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं और उनका भविष्य निधि पीएफ, ईपीएफ में कोई भी योगदान नहीं है, ऐसे लोग असंगठित क्षेत्र के प्राइवेट रोजगार में आएंगे। स्वरोजगार समझ रहे हैं, किसान समझ रहे हैं। मिस्त्री ऐसे लोगों को कहते हैं जो खुद से डिसीजन ले सकता है, जैसे या हम कह सकते हैं कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले करके कोई काम कर रहा है, जैसे कार मिस्त्री है, बाइक मिस्त्री है, एसी मिस्त्री है, वो सब मिस्त्री में आएंगे। और जो राजमिस्त्री है उसमें जो बढ़ई है, जो घर बनाने वाला मिस्त्री है, वो सब राजमिस्त्री में आएगा। और अन्य मजदूर में ऐसे लोग आएंगे जो रिक्शा पुलर है, किसी का टेम्पू चलाता है, वो सब अन्य मजदूर में आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो खास करके अन्य और कुछ नहीं में लोगों को प्रॉब्लम होता है। एक और सवाल है, डुप्लीकेट हो तो क्या करेंगे? जनगणना के दौरान डुप्लीकेसी आती है, बहुत सारे डुप्लीकेट भी आएंगे, तो उस स्थिति में क्या करना है? जब हम जो परिवार डुप्लीकेट आया है उस पर हम क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आता है, डिलीट मेंबर, रिव्यू एंड नेक्स्ट। हम देखेंगे कि यदि वह परिवार सही है और कहीं जनगणना नहीं कराया है तो हम रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देंगे। यदि कहीं और करवा चुका है तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। एक सवाल है कि ये डुप्लीकेट आता कैसे है?
चूँकि जो डाटा सर्वर पर अपलोड किया जाता है प्रगणक के द्वारा, उस डाटा को सर्वर ऑनलाइन चेक करता है, वेरीफाई करता है कि पूरे बिहार में कहीं वो डाटा मिल तो नहीं रहा है, और सॉफ्टवेयर नाम, पिता का नाम और उम्र के हिसाब से चेक करता है। तो होता है एक ही नाम के व्यक्ति, उसके पिता का नाम और उम्र बिहार में सेम हो सकता है, इसलिए डुप्लीकेट मिलने की संभावना रहती है। तो हम देखेंगे कि यदि वह व्यक्ति सही है और कहीं जनगणना नहीं कराया है तो हम उसका रिव्यू करके नेक्स्ट कर देंगे, तो ये डुप्लीकेट का काम ख़त्म हो जाएगा। अगला सवाल है, महिला की जाति में हम क्या देंगे। जनरली हम लोगों के यहाँ देखा जाता है कि जाति जो है वह पुरुष से ही निर्धारित होती है। लड़की की जाति उसके पिता से और महिला की जाति उसके पति से निर्धारित होती है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो पति का जाति है हम वो डाल देंगे। एक और सवाल है, यदि कोई बच्चा 2 महीने का है तो उसकी उम्र क्या देंगे, और कोई बच्चा 1 साल 2 महीने का है या 1 साल 1 महीने का है तो हम उसकी उम्र क्या देंगे। 2 महीने के बच्चों का भी उम्र 1 साल ही लिखा जाएगा, और 1 साल 1 महीना वाले बच्चे का भी उम्र हम लोग 1 ही देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे कि यदि कोई बच्चा 10 दिन का पैदा हुआ है और कोई बच्चा 1 साल 2 महीने का है, तो हम जो 2 महीने का बच्चा है या 10 दिन का बच्चा है उसका भी 1 साल दे रहे हैं, और जो बच्चा 1 साल 2 महीने का है उसका भी 1 साल दे रहे हैं। तो यहाँ हम देख लेंगे कि इस तरह का कोई बच्चा तो नहीं है। यदि ऐसा होगा तो हम जो बड़ा बच्चा होगा उसको 2 साल कर देंगे, ताकि ये रहे कि बच्चों के बीच में उम्र का अंतर है। और एक सवाल है लास्ट, कि यदि पूरा परिवार माइग्रेंट हो गया है, जो पहले सवाल हम बताए थे, तो उसके कोड में चूँकि कोई एक आदमी नौकरी करने के लिए दूसरे जगह चला गया, मान लीजिए कि किसी एक ज़िला से कोई आदमी दूसरे ज़िला में नौकरी कर रहा है, तो अपने पूरे परिवार बाल बच्चा के साथ उस ज़िला में मकान भाड़ा लेके रह रहा है या अपना घर बना के रह रहा है। तो जो आदमी नौकरी कर रहा है हम तो उसमें डालेंगे कि दूसरे ज़िला में, बिहार के दूसरे ज़िला में वो नौकरी कर रहा है। लेकिन उसके पत्नी, उसके बच्चे में क्या कोड डालेंगे, तो उसके पत्नी और बच्चे में भी हम डालेंगे जो अप्रवासी स्थिति में रोजगार के लिए दूसरे ज़िला में वो माइग्रेंट है। यदि कोई बच्चा और उसकी माँ उसके साथ दूसरे राज्य में पढ़ रहा, मान लीजिए कि हम लोगों के यहाँ से कोई बच्चा कोटा गया पढ़ने के लिए, साथ में उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ भी वहाँ रहती है, बाकी परिवार यहाँ है, तो बाकी का जनगणना हम कर रहे हैं, उस दोनों का भी जनगणना में नाम लिखेंगे। तो बाकी जो परिवार है उसमें तो देंगे लागू नहीं, लेकिन जो बच्चा उसका पढ़ रहा है शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में है तो वो कोड देंगे, और उसकी माँ में भी सेम कोड देंगे कि शिक्षा के लिए ही दूसरे राज्य में वो है। तो इस तरह से कुछ सवाल थे जो हम बताए। यदि आप लोगों को और कोई सवाल आए तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।